दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। चुनाव नज़दीक है, चुनाव सर पर है। कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और लोकसभा चुनाव की घोषणा जहां एक तरफ चुनाव आयोग का काम है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र बताते हैं, अगर उसको माने या मीडिया की खबरों की माने, तो कल यानी कि बृहस्पतिवार को जो रात को बैठक शुरू हुई थी, एक बैठक तो हरियाणा भवन में हुई थी जिसके अंदर की हरियाणा चुनाव समिति के तमाम सदस्य थे, जिन्होंने पैनल तैयार कर भेजा सेंटर यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति को। और दूसरी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की हुई थी जिसके अंदर मोदी और शाह के साथ साथ तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बताते हैं कि रात को 3 बजे तक मंथन हुआ, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 100 से अधिक सीटों पर नाम फाइनल हो गए और उनकी सूची कभी भी जारी हो सकती है। और इन सब के बीच जो मुख्य मुद्दा, जिस सवाल पर मैं आपके साथ हूं, वो ये है कि क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2019 का प्रदर्शन दोहराने जा रही है? क्या 2019 का जो प्रदर्शन था, जिसके अंदर की 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर जीत ली थी, और अब जब 2024 है, जिसमें कि अपने सहयोगी गठबंधन यानी कि जननायक जनता पार्टी को झटका देने की बात चल रही है बीजेपी की तरफ से, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर एक बार भाजपा पुनः अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, यानी कि गठबंधन की सहयोगी को एक तरह से ठेंगा दिखाने की तैयारी चल रही है। उस स्थिति में बड़ी बात यह है कि क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो पाएगी? और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कहीं इसमें कसर रहेगी तो वो कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कि भाजपा पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी पड़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 में से कहीं 8 या 7 सीटों पर रह गई तो फिर हरियाणा की अगली राजनीति कैसी होगी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अगला राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इन सारी बातों का आपसे जिक्र इसलिए कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरी थी और गठबंधन सहयोगी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी। 8 सीटों पर चुनाव भाजपा लड़ी थी और 2 सीटों पर चुनाव हरियाणा जनहित कांग्रेस लड़ी थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस के हिस्से में जो 2 सीट आई थी वो थी हिसार और सिरसा। दोनों सीटें जनहित कांग्रेस हार गई थी 2014 में। और भाजपा के हिस्से में जो 8 सीटें आई थी, उनमें से 1 सीट भाजपा हार गई थी, यानी कि रोहतक लोकसभा। 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश एक बार देशभक्ति के रंग में था। वो समय था जब पुलवामा हुआ था, देश के जवान शहीद हुए थे और उसके बाद उसके बदले में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उस देशभक्ति की लहर पर सवार थी भारतीय जनता पार्टी। तो हरियाणा के अंदर अपने बूते चुनाव लड़ी और 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीत ली। और अब जब 2024 का चुनाव है, तो 2024 में जहां पहले 2019 में भाजपा देशभक्ति के रथ पर सवार थी क्योंकि उस समय पुलवामा हुआ था, और अब जब 2024 का चुनाव है तो भाजपा धर्म भक्ति, राम भक्ति के रथ पर सवार है। भगवान राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव का मुख्य मुद्दा है। और आप इसे मान लें कि चाहे वो लोकसभा का सत्र हुआ, चाहे वो विधानसभा का सत्र हुआ, चाहे वो अन्य राज्यों में यूपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी विधानसभा के सेशन हुए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वहाँ पर प्रस्ताव पारित किए गए। मोदी सरकार की बढ़ाई के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद किया गया। तो इसलिए मान लें कि 2024 का जो चुनाव है वो राम भक्ति, धर्म भक्ति, इस आधार पर लड़ा जाएगा। अब इस सब के बावजूद क्या हरियाणा के अंदर, मैं वापस उसी सवाल पर आ रहा हूं कि क्या हरियाणा में भाजपा अपना 2019 का जो इतिहास है उसको दोहरा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर परचम लहरा पाएगी? और क्या जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जिसके अंदर अभी फिलहाल 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो कितनी कामयाब हो सकती है? अगर सीट पर दर सीट आपसे बात की जाए कि लोकसभा स्तर पर क्या क्या स्थिति रह सकती है, तो फिर मान लिया जाए कि हरियाणा के अंदर अगर सबसे सेफ जोन की जो बीजेपी की सीटें मानी जाए,
तो उसके अंदर आप फरीदाबाद को ले सकते हैं कि फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जा सकती है। शहरी सीट है, कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से 2 बार चुनाव जीते हैं और अब की बार भी जो सूत्र बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का टिकट अब भी तय है। उनके मुकाबले कांग्रेस से करण सिंह दलाल आते हैं या फिर कोई और कैंडिडेट होता है। अगर करण सिंह दलाल कैंडिडेट होते हैं तो फिर मान ले टक्कर तो होगी, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी फरीदाबाद में भारी पड़ेगी। अगली सीट अगर देखें गुरुग्राम के अंदर, तो गुरुग्राम में भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार चुनाव जीत सकती है। राव इंद्रजीत प्रत्याशी ही होंगे जहां तक संभावना जताई जा रही है। अगर उससे आगे चलते हैं तो अगली सीटों पे बात अगर की जाए कि करनाल की लोकसभा सीट पर आप मान सकते हैं कि शहरी सीट है, मोदी मनोहर का असर है, तो करनाल लोकसभा पर भी बीजेपी भारी रह सकती है। अगर अगली लोकसभा सीटों की बात करें तो फिर आप मान सकते हैं कि हिसार लोकसभा सीट पर अगर कुलदीप बिश्नोई की जहां तक चर्चा चल रही है कि वहां उनको कुलदीप बिश्नोई को उतारा जा सकता है या ब्रजेंद्र सिंह होते हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति बता रही है वो कुछ ऐसा संकेत है कि हिसार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस टक्कर तो देगी, लेकिन भाजपा हिसार में भारी रह सकती है। अगर अगली लोकसभा की बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के पास गई है और आम आदमी पार्टी ने वहां से सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो चर्चाएं हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहां से किसी नॉन जाट नेता को ही चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि नायब सिंह सैनी यहाँ से सांसद हैं, उनका नाम पहली प्राथमिकता पे गया है, लेकिन क्या वो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उनको चुनाव लड़ाया जाएगा या प्रत्याशी कोई और होगा। नवीन जिंदल की चर्चाएं भी बीच में रही हैं। कई चर्चाएं ये आती है नवीन जिंदल नहीं तो उनकी धर्मपत्नी हो सकती है। कई चर्चाएं पिछले दिनों एक बार कन्हैया मित्तल जो भजन गायक हैं वो भी वहाँ देखे गए थे, उनकी भी चर्चा हुई। लेकिन ये तय है कि वहाँ पर जो भाजपा का प्रत्याशी होगा वो नॉन जाट होगा। और इस हालात में अगर इंडियन नेशनल लोकदल की, क्योंकि कुरुक्षेत्र सीट पर नज़र है और कुरुक्षेत्र से अगर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला का बेटा होता है, अभय सिंह चौटाला खुद तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की कोई संभावना है नहीं, पिछले चुनाव में भी लगभग 1 लाख वोट अभय सिंह चौटाला के बेटे ने ले लिए थे। और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ पर किसान, जाट और जट सिख मतदाता प्रभावित करता है और इन तीनों को अगर जोड़ लें तो इनकी बड़ी संख्या बन जाती है। और एक तरफ नॉन जाट और तीसरे अगर जाट प्रत्याशी आ जाते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, तो यहाँ का चुनाव बीच में फंस सकता है। तो पहली सीट हमने आपको बताई कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में बीजेपी के लिए संकट भी हो सकता है। अगर आगे चलें तो फिर अंबाला लोकसभा सीट की बात करेंगे। अंबाला लोकसभा सीट के बारे में बड़ी चर्चाएं ये आ रही हैं कि वहाँ से बंतो कटारिया कैंडिडेट हो सकती हैं। अगर बंतो कटारिया कैंडिडेट हैं या नाम तो वहाँ से कुछ और भी गए हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करूं और इसके साथ साथ आपसे चर्चा ये करें कि वहां की स्थिति क्या रह सकती है। अगर कांग्रेस से कुमारी सैलजा प्रत्याशी हुई अंबाला से, तो फिर मान लीजिए कि कांग्रेस की गुटबाजी के चलते यहां पर सैलजा फंस सकती हैं, क्योंकि कुमारी सैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट समर्थन नहीं करेगा। और ये राजनीति के अंदर हमेशा चलता है। भले ही राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं की बैठक लेकर संदेश दे चुके हों कि किसी भी प्रकार की भीतरघात या पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बातें नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं पर जो प्रादेशिक नेता होते हैं इसका असर कम होता है। इस लिहाज से अगर माने, अगर कुमारी सैलजा प्रत्याशी होती है तो शायद कोई दिक्कत रहे, लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ से किसी और चेहरे को प्रत्याशी बनाती है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक हो, तो उस स्थिति में आप मान के चलें कि अंबाला लोकसभा सीट पर भी कड़ा संघर्ष हो सकता है। अंबाला को आप यूँ माने कि अंबाला लोकसभा सीट पर जो चर्चाएं हैं वो कुछ ऐसी हैं कि पंचकुला, अंबाला सिटी और अंबाला कैंट को अगर छोड़ दें तो बाकी सीटों पर भाजपा कमज़ोर हालत में है। और अगर ये हुआ, दूसरा एक जो अंबाला के अंदर एक चीज़ और बड़ी है, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि 1 लाख के आसपास वोट लिए थे लगभग निर्मल सिंह चौधरी और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने। वो बड़ा फैक्टर बनेगा अंबाला के अंदर। और इस लिहाज से माने तो अंबाला के अंदर मुकाबला कड़ा हो सकता है, सीट यहाँ भी फंस सकती है, कुछ ऐसे भी संकेत हैं। अगर अगली सीट पर चलें तो रोहतक लोकसभा सीट में भी कड़ा मुकाबला हो सकता है, जहां कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कि वहां दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार की जीत निश्चित है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या अरविंद शर्मा ही प्रत्याशी होंगे या कोई और चेहरा आ सकता है।
कोई और चेहरा आता है तो उस स्थिति में क्या कंडीशन होगी, क्योंकि जो भाजपा का जो पैनल गया है उस पैनल में तो 2 नाम गए हैं, एक अरविंद शर्मा का और दूसरा ओम प्रकाश धनखड़ का। इसके साथ साथ ये जरूर मान लिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अरविंद शर्मा ही हुए तो अरविंद शर्मा ओपी धनखड़ के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन रोहतक के अंदर चुनाव फंस सकता है। और अगर रोहतक की तरफ देखें, क्योंकि पिछला चुनाव भी भाजपा लगभग 6,500 वोट से जीती थी, इसलिए रोहतक भी कांग्रेस के लिए मुफीद हो सकता है। सिरसा लोकसभा के लिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम तो सुनीता दुग्गल का चला है, लेकिन अशोक तंवर को भाजपा कहाँ एडजस्ट करेगी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर सुनीता दुग्गल ही होती हैं, क्योंकि चर्चाएं ये हैं कि सुनीता दुग्गल का वहाँ विरोध है, उस हालात में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बात और ज़रूर कहेंगे आपसे साथियों, कि क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन में आ जाए, इंडिया गठबंधन में। अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर आप मान लीजिए कि सिरसा की लोकसभा सीट फंस जाएगी, भाजपा के लिए संकट हो जाएगा। अगर आगे देख के चलें तो मैंने आपसे हिसार की बात की, कई सीटों के बारे में आप चर्चा कर लिया। आप सोनीपत की अगर बात कर लें तो सोनीपत लोकसभा के लिए भी अब की बार मुकाबला कड़ा हो सकता है। चर्चाएं तो ये हैं कि रमेश चंद्र कौशिक को बदला जा सकता है। रमेश चंद्र कौशिक के स्थान पर क्या भाजपा ब्राह्मण प्रत्याशी लाएगी या जाट चेहरा होगा। सोनीपत में पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव लड़े थे और लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार की स्थिति वहाँ कुछ बदली हुई दिखती है। जाट मतदाता अग्रेसिव मूड में है और हो सकता है कि उनमें टूटन भी ना हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या रमेश कौशिक ही होंगे या वहाँ क्या योगेश्वर दत्त पहलवान आ सकते हैं, या वहाँ सिरसा के जिलाध्यक्ष का नाम भी चला जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। कुछ चर्चाएं ये भी चली कि अरविंद शर्मा को शिफ्ट किया जा सकता है सोनीपत, लेकिन सोनीपत सीट पर भी मुकाबला कड़ा होगा, ये बात भी तय मानी जाए। तो इस हालात में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 4-5 सीटें ऐसी हैं कि जहां टफ मुकाबले हो सकते हैं, और जहां टफ मुकाबले हुए अगर वहां भाजपा को 2-3 सीटों का नुकसान अगर हो गया तो उस स्थिति में आप मान लीजिए कि हरियाणा की भी सियासी जो फिजा है कुछ बदली हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब की बार भी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है? आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन, जिसके अंदर की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग भी हो चुकी है, और एक तरफ माना जाता है कि अभय सिंह चौटाला की हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा है, तो क्या अभय सिंह चौटाला की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो सकती है? कुछ राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं। और तीसरा, क्या लोकसभा चुनाव का हरियाणा सरकार पर और हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कितना असर रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।